नमस्कार, मैं हूं प्रदीप कुमार। आप देख रहे हैं पॉलिटिकल आइडिया। पॉलिटिकल आइडिया के आज के इस अंक में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, शारदीय नवरात्र चल रहा है और शारदीय नवरात्र का आज महाअष्टमी का दिन है। आज के दिन हमें देखने वाले पॉलिटिकल आइडिया के सभी दर्शकों को दशहरा की बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई। मित्रों, आज आप सभी को पता है कि भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर काठ की हांडी को दोबारा चढ़ाने का प्रयास कर रही है। मतलब पवन सिंह के सहारे भारतीय जनता पार्टी शाहाबाद की राजनीति को साधने का प्रयास कर रही है। भारतीय जनता पार्टी को लगता है कि जिन कारणों से पिछले लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को नुकसान हुआ, मैं बात कर रहा हूं काराकाट लोकसभा सीट के बहाने जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी का पिछला लोकसभा चुनाव में आरा की सीट, बक्सर की सीट, सासाराम की सीट पर बीजेपी का सीधा नुकसान हुआ, उसकी भरपाई करने के लिए भारतीय जनता पार्टी फिर से एक बार उसी काठ की हांडी को दोबारा, मतलब मैं बात कर रहा हूं पवन सिंह के ही कारण आपको पता है काराकाट में जिस प्रकार से उपेंद्र कुशवाहा को हराने के लिए पवन सिंह ने चुनाव लड़ा, उसका परिणाम क्या हुआ कि भारतीय जनता पार्टी को उसकी कीमत चुकानी पड़ी, आरा में भी, सासाराम में भी और बक्सर में भी। लेकिन ऐसा प्राय होता नहीं है, ऐसा सब बार नहीं होता, क्योंकि पवन सिंह भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार नहीं थे। पवन सिंह जब भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए तो उसके बाद पवन सिंह को भारतीय जनता पार्टी ने आसनसोल से टिकट दिया। लेकिन आपको शायद याद होगा उन दिनों जब आसनसोल से टिकट मिलते ही पूरे पश्चिम बंगाल में हंगामा मच गया। क्यों मच गया? इसलिए कि पवन सिंह ने कई अश्लील गीत गाए थे और उससे बंगाली महिलाओं की भावना को ठेस पहुंच रहा था। भारतीय जनता पार्टी को लगा कि यह बैकफायर करेगा पवन सिंह को आसनसोल से लड़ाना, तो भारतीय जनता पार्टी ने पवन सिंह से ही कहवा लिया कि नहीं, वो चुनाव लड़ने के इच्छुक नहीं है। लेकिन सच्चाई तो यही था कि बीजेपी फंस चुकी थी। अब पवन सिंह ने उसे प्रतिष्ठा का विषय बना लिया। पवन सिंह ने दबाव डाला बीजेपी पर आरा से टिकट देने के लिए आसनसोल के बदले। भारतीय जनता पार्टी किसी भी कीमत पर आरके सिंह का टिकट नहीं काटना चाहती थी। पवन सिंह को टिकट नहीं मिल पाया। पवन सिंह को उस्काने वाले कई लोग थे, होते ही है राजनीति में। कई ऐसे लोग थे जो कि एनडीए की हार देखना चाहते थे। कई ऐसे लोग थे जो उपेंद्र कुशवाहा का बुरा होते देखना चाहते थे। ऐसे सभी लोगों ने मिलकर पवन सिंह को तार के झाड़ पर चढ़ाया और पवन सिंह को लड़ा दिया काराकाट से। परिणाम क्या हुआ? पवन सिंह तो गए ही गए, उपेंद्र कुशवाहा भी गए और साथ ही भारतीय जनता पार्टी का सीधी नुकसान कर गए। तो ये नुकसान वैसे ही था जैसे आपको याद होगा कि अमिताभ बच्चन 1984 के लोकसभा चुनाव में इलाहाबाद से लड़े थे, लेकिन जीतने के कुछ ही दिन के बाद गुब्बारा ऐसा फूटा कि अमिताभ बच्चन एक सांसद के रूप में उनकी लोकप्रियता शून्य पर हो गई। कई ऐसे उदाहरण है आपको भारतीय राजनीति के इतिहास में मिलेगा जब एक अपवाद को छोड़कर कि कभी भी किसी भी इस प्रकार के अभिनेता ने लगातार किसी एक क्षेत्र से चुनाव लड़ने की दोबारा हिम्मत नहीं किया। तब अपवाद छोड़ दीजिए, सुनील दत्त की बात मैं नहीं कर रहा, ठीक है। शत्रुघ्न सिन्हा का क्या स्थिति हुआ पटना में, बिहार में? हम सभी ने देखा कि बीजेपी के अलावे जब कभी भी वो एक अपना स्टारडम को भुनाने के लिए कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़े, क्या दशा हुआ याद है। तो ये काठ की हांडी होती है जो बार बार चढ़ती नहीं है। और दूसरा सबसे बड़ी चीज क्या है कि पूरे पवन सिंह को राजपूतों का प्रतिनिधि बता देना, मुझे लगता है कि राजपूत जाति के साथ सबसे बड़ा अन्याय है। राजपूत जाति के प्रतिनिधि राजकुमार सिंह हो सकते हैं, पवन सिंह कैसे हो सकते हैं भाई? ये बात मुझे कई बार समझ में नहीं आई। कल जब मैं आज देख रहा था कि किस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के बिहार के प्रभारी विनोद तावरे पवन सिंह को लेकर जाते हैं उपेंद्र कुशवाहा के पास और उपेंद्र कुशवाहा से ग्रीन सिग्नल लेते हैं कि इसको बीजेपी में दोबारा एंट्री मिलनी चाहिए या नहीं मिलनी चाहिए। और
उपेंद्र कुशवाहा आशीर्वाद देते हैं। कहावत है राजनीति में कोई अस्थाई न दोस्त होता है न दुश्मन होता है। और उसके बाद विनोद तावड़े घोषणा कर देते हैं कि पवन सिंह बीजेपी में थे, बीजेपी में हैं, बीजेपी में रहेंगे। चर्चा है कि आरा विधानसभा सीट से पवन सिंह को चुनाव लड़ाने की बात हो रही है, क्योंकि वहां के जो विधायक हैं अमरिंदर प्रताप सिंह, मैंने कल भी बताया था आपको कि उनका टिकट लगभग कटना पक्का है। बरहरा विधानसभा सीट राघवेंद्र प्रताप सिंह, संजोग से दोनों जो विधायक हैं भारतीय जनता पार्टी के, आरा से भी और बरहरा से भी, दोनों बाबू साहब हैं, राजपूत समाज से आते हैं। और इन्हीं दोनों में से किसी एक सीट पर पवन सिंह के लड़ाने की चर्चा है, ज़्यादा चर्चा है आरा विधानसभा सीट से पवन सिंह चुनाव लड़े। तो कई बार आप एक बात सोच कर देखिए कि दो चीजें हैं। एक तो इस प्रकार के काठ की हांडी दोबारा चढ़ती नहीं, ऐसा कई उदाहरण है बिहार के इतिहास में और देश की राजनीति के इतिहास में तो कई उदाहरण मिलेंगे कि जिन लोगों ने केवल अपने स्टारडम के बल पर राजनीति में जगह बनाने का प्रयास किया है, जिनका समाज में राजनीतिक चरित्र नहीं रहा है। राजनीतिक चरित्र की बात मैं कर रहा हूं, पवन सिंह का राजनीतिक चरित्र नहीं है। पवन सिंह का चरित्र क्या है, हम लोगों ने देखा है कुछ दिन पहले भी एक टीवी में एक फिल्म एक्ट्रेस के साथ किस प्रकार से वो मतलब उनका मैं व्यक्त नहीं कर सकता, ठीक है। जिस प्रकार की पवन सिंह की छवि है, बिहार का बच्चा जानता है, बच्चा ज्यादा जानता है कि पवन सिंह की पहचान क्या है, पवन सिंह की छवि क्या है। पवन सिंह ठीक है कुछ धार्मिक गीत भी गाते हैं, लेकिन साथ साथ और कैसे गीत भी गाते हैं। कलाकार के नाम पर फुहरता का प्रदर्शन करने वाले लोग हैं, ये समाज के आदर्श नहीं हो सकते। तो यदि मैं मान लूं भारतीय जनता पार्टी और विनोद तावड़े के अनुसार ये बात सही है, मैं मान रहा हूं, लेकिन ये मेरा मानना केवल इतना है कि इस बार नुकसान हुआ, अगली बार नुकसान होता पवन सिंह फैक्टर के लिए, बीजेपी के लिए ये कोई जरूरी नहीं था। इसीलिए बीजेपी को कम से कम पवन सिंह जैसे लोगों को राजनीति में बहुत ज्यादा महत्व देने से बीजेपी के भविष्य की राजनीति प्रभावित होगी और बिहार की राजनीति भी प्रभावित होगी। क्योंकि मैंने बताया कि ऐसे लोग बिहार की जनता के प्रतिनिधि नहीं हो सकते, किसी भी समाज के प्रतिनिधि नहीं हो सकते। अगर हम किसी समाज का प्रतिनिधि बताते हैं पवन सिंह जैसे लोगों को, तो उस समाज के लिए गाली है। और मान लिया जाए, एक मिनट के लिए मैं मान लेता हूं कि शाहाबाद में पवन सिंह और कुशवाहा फैक्टर के कारण बीजेपी का नुकसान हुआ लोकसभा चुनाव में। बताइए, आज से लोकसभा चुनाव से 4 साल पहले विधानसभा चुनाव में क्यों बीजेपी का नुकसान हुआ था शाहाबाद में? शाहाबाद में मात्र 2 सीट मिला था पिछली बार। क्यों? 22 सीट में मात्र 2 सीट मिला था पिछली बार। विधानसभा चुनाव की बात मैं कर रहा हूं। क्यों हुआ ऐसा? उस समय कौन सा पवन सिंह फैक्टर था? उस समय कौन सा राजपूत और कुशवाहा का फैक्टर था? यदि था तो बताइए आप। मैं सहमत हूं इस बात से, मैं रिपीट कर रहा हूं कि पवन सिंह का फैक्टर काम किया 2024 के लोकसभा चुनाव में, लेकिन ये 25 के विधानसभा चुनाव में भी फैक्टर काम करेगा कोई जरूरी नहीं है। वैसे ही जैसे पवन सिंह 2020 के विधानसभा चुनाव में तो नहीं थे राजनीति में, और न बीजेपी को हराने के लिए कोई काम किया, न राजपूत और कुशवाहा का कोई झमेला हुआ था 2020 के विधानसभा चुनाव में। फिर क्यों बीजेपी हारी 2020 का विधानसभा चुनाव शाहाबाद में? तो ऐसे कई सवाल हैं जिसका जवाब बिहार चुनाव में ढूंढेगा। और बीजेपी अगर ये सोच रही है कि पवन सिंह के सहारे राजपूत को साथ लेंगे और केवल राजपूत सध जाने से, केवल कुशवाहा सध जाने से आप शाहाबाद में जीत जाइएगा, यह भी संभव नहीं है। मल्टीपल फैक्टर्स हैं, मैंने पिछले कई वीडियो में बताया है। वहां पर सबसे बड़ा फैक्टर हुआ है कि आरजेडी कांग्रेस पार्टी के साथ भाकपा माले के आ जाने का असर पड़ा है। एक दूसरा कारण मैं बता रहा हूं, दूसरा एक और कारण है। आप देखिए, उत्तर बिहार में ध्रुवीकरण होता है, सबसे कड़ा ध्रुवीकरण होता है मुसलमानों के खिलाफ। सीमांचल में, मिथिलांचल में, लेकिन आप चले आइए कोसी में, चंपारण में यादवों के खिलाफ ध्रुवीकरण होता है। लेकिन
आज भी मैं बता रहा हूं, शाहाबाद में सवर्णों के खिलाफ ध्रुवीकरण होता है, क्योंकि शाहाबाद में ही एमसीसी भी थी, सीपीआई-एमएल भी थी, आईपीएफ भी थी, पीडब्ल्यूजी भी थी, तो रणवीर सेना भी था। मानते हैं या नहीं मानते? उत्तर बिहार में न पीडब्ल्यूजी थी, न एमसीसी था, न रणवीर सेना था। ये अंतर है। इसीलिए खैर बीजेपी की मर्जी, जिस हांडी को चढ़ाए दूसरे चूल्हे पर, लेकिन आज की ये सच्चाई है कि देखिए पवन सिंह को लेकर उपेंद्र कुशवाहा का आशीर्वाद मिला है। कौन सा परिणाम चुनाव में, परिणाम के बारे में हम अनुमान लगा सकते हैं, संभावनाओं का खेल है। देखिए पवन सिंह वाली संभावना बीजेपी के कितने फेवर में जाती है। लेकिन मेरा तो जो मानना है, मैंने बताया, केवल पवन सिंह एकमात्र फैक्टर नहीं है, और पवन सिंह कभी भी राजपूत समाज के प्रतिनिधि नहीं हो सकते। नमस्कार।